मिलर एली को लिए अपने भाई टॉमी की तलाश में निकला है। मिलर को उम्मीद थी कि उसका भाई टॉमी विरोधी दल के सीक्रेट लोकेशन के बारे में जानता होगा ताकि वो एली को वहां ले जा सके, और शायद एली ही इंसानों की आखिरी उम्मीद हो। जब ये लोग कैंसस शहर से गुजर रहे थे तो इन पर बागियों की तरफ से हमला हुआ। एली और मिलर शहर में ही फंस गए और अंत में वो एक ऊंची बिल्डिंग में रात बिताने गए थे, मगर कोई उन तक पहुंच गया और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसने जोल को गन पॉइंट पर रखा था, और ठीक यहीं पर एंडिंग भी हुई थी। मगर प्रीवियस एपिसोड में कुछ नए लोग भी सामने आए, जैसे कि कैथरीन और उसके साथी। यहाँ से कहानी और भी अच्छे से समझ आएगी। पिछले 20 साल से कैंसस शहर पर पेड्रा का राज था और पेड्रा वाले अच्छे नहीं थे। वैसे भी जब कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में आता है तो वो सिर्फ अपने फायदे का ही सोचता है। पेड्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हमें वो समय दिखाया जाता है जहाँ आम जनता पेड्रा के खिलाफ बगावत पर उतर आई और बेरहमी से सभी पेड्रा बालों को खत्म कर दिया। ये बगावत कैथरीन का ही प्लान था और बगावत के बाद वही अपने लोगों यानी कि इन बागियों की लीडर बन गई। अब कैंसस शहर पर सिर्फ आम लोगों का राज है, पेड्रा का नहीं। बगावत वाली रात उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है जो खबरी थे, जो पेड्रा के लिए काम करते थे बागियों के खिलाफ। खैर कैथरीन उनके पास आती है। आज ये लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि इन्होंने पेड्रा को खत्म कर दिया और इन्हें आजादी मिल गई। कैथरीन में दया नाम की कोई चीज नहीं, और शायद यही वजह थी कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर पेड्रा का खात्मा कर दिया। कैथरीन उन सभी लोगों के बारे में जानती थी जो पेड्रा तक खबर पहुंचाते थे। उन्हीं में से एक हेनरी नामी लड़का था जो आज तक इन्हें नहीं मिला, और कैथरीन का वो सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि हेनरी पेड्रा को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता था। तो यहाँ कैथरीन इन कैदियों से पूछती है कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम लोगों को कुछ समय के लिए सजा काटनी होगी, फिर हम सोचेंगे तुम लोगों के साथ क्या करना है, मगर इसके बदले मुझे हेनरी की जानकारी चाहिए। सभी लोग खामोश थे। जैसे ही कैथरीन उन सभी को मारने के आदेश देती है तो एक आदमी कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो शहर में है और उनकी मदद माइकल कर रहा है। माइकल कैथरीन का भाई था। ये सुनते ही कैथरीन को हैरानी होती है कि माइकल एक खबरी था। खैर ये जानकारी लेने के बाद भी वो अपने लोगों से कहती है कि इन्हें खत्म कर दो, और उन सभी आम लोगों को मार दिया जाता है। वैसे ये लोग जो थे ये जानबूझकर पेड्रा के खबरी नहीं बने थे। इनमें से कुछ को मेडिसिन चाहिए थे, कुछ को खाना, मतलब सभी मजबूर थे। प्रीवियस एपिसोड में कैथरीन जब एक बुजुर्ग से पूछताछ कर रही थी तो उस समय बात ज्यादा क्लियर नहीं थी, मगर वही माइकल था और वो हेनरी की मदद कर रहा था। हेनरी का एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र 8 साल है, वो डेफ है। उनकी कहानी भी जानेंगे, मगर हमने देखा था कि कैथरीन ने माइकल को शूट कर दिया। पेड्रा को खत्म करने के बाद हेनरी अपने भाई सैम को लेकर एक सुरक्षित जगह जाता है क्योंकि अब कैथरीन का पूरे शहर पर राज था और उसके लोग हेनरी को नहीं छोड़ने वाले थे। ये सच था कि कैथरीन का भाई माइकल हेनरी की मदद कर रहा था। खैर एक एटिक में वो इन दोनों को पनाह देता है। हेनरी अपने साथ खाना लाया था। वो काफी दिनों तक यहाँ रहने वाले थे जब तक ये लोग यहाँ से निकलने का कोई दूसरा प्लान न बना ले। इसमें काफी दिन लगने वाले थे। इस बीच अगर इनके पास खाना पानी खत्म होता है तो वो माइकल इनके लिए लाएगा। बदकिस्मती से माइकल को पकड़ लिया जाता है और कैथरीन के हाथों वो मारा भी जाता है। इसलिए हेनरी और सैम उस एटिक में ही फंस जाते हैं। खैर उन्हें पता नहीं था कि माइकल के साथ क्या हुआ। वो उसका इंतजार कर रहे थे। हेनरी सैम के लिए कलर्स लाया था ताकि वो ड्राइंग्स बनाकर अपना मन बहला सके, मगर दिन गुजरते गए और माइकल इनसे मिलने नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फिक्र होने लगी। ऐसे करते करते 10 दिन गुजर जाते हैं और इनके पास खाना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यहाँ इस एटिक में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। 10 दिनों के बाद सिर्फ इतना हुआ था कि यहाँ पहरा थोड़ा कम हो चुका था। अब हेनरी को अंदाजा हो गया था कि माइकल नहीं आने वाला। सैम को सुपर हीरोज के कॉमिक पढ़ना बहुत पसंद थे और प्रीवियस एपिसोड में जब कैथरीन यहाँ आई थी तो हमें इसी एटिक के दीवारों पर वो ड्राइंग्स दिखाए गए थे। तो असल में वो सैम ने ही बनाए थे जब वो यहाँ रहते थे। इस एटिक के बारे में कैथरीन और उसके साथियों को 10 दिन बाद पता चलने वाला था। हेनरी अपने भाई से कहता है कि अब हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। वो सैम के फेस पर पेंट भी करता है और उसे सुपर सैम कहता है ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले। पिछले 10 दिनों में हेनरी ने बागियों के हर मोमेंट पर नजर रखी थी कि वो किस समय आते हैं, किस समय जाते हैं, कितने होते हैं, कौन सा इलाका सुरक्षित है और कौन सा नहीं। वैसे भी पिछले 20 साल से हेनरी इसी शहर में रह रहा है तो उसे यहाँ के रास्तों के बारे में काफी पता है। अब ये लोग ऐसे तो इस शहर से नहीं निकल सकते थे क्योंकि पेड्रा ने चारों ओर फेंस बनाई थी और अब वो बागियों के कब्जे में है, तो ऐसे निकलना नामुमकिन है। खैर अब कहानी उसी दिन पर आती है जिस दिन मिलर और एली से शहर से गुजर रहे थे और उन पर हमला हुआ। ठीक उसी दिन हेनरी अपने भाई सैम को लेकर यहाँ से निकलने वाला था, मगर वो गोलियां चलने की आवाज सुनता है। फिर वो मिलर और एली को देख लेता है जो बागियों में से 2 को मार देते हैं। तो अब हेनरी के पास एक नया प्लान था। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हेनरी का प्लान था कि वो मिलर से हाथ मिला लेगा। उस रात जब एली और मिलर बिल्डिंग में थे ये दोनों वहाँ जाते हैं और इन पर बंदूक तान लेते हैं। पहले एली की आंख खुलती है, वो मिलर को जगाती है। हेनरी मिलर से कहता है कि देखो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं और हमें तुमसे भी यही उम्मीद है।
मिलर उसकी बात सुन रहा था, कहता है कि ठीक है, मगर मिलर के बोलने का अंदाज काफी सीरियस था, तो हेनरी को उस पर भरोसा नहीं था कि शायद जैसे ही हम अपनी बंदूकें नीचे कर ले ऐसा ना हो ये हमें मार दे। मगर एली हेनरी को समझाती है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बंदूक नीचे कर लो। हेनरी उसे अपना नाम बताता है और इसके बाद ये सभी थोड़ा काना का लेते हैं। सुबह हेनरी मिलर से बात करता है, वो उसे कहता है कि पिछले 20 साल से इस शहर पर पेड्रा का राज था, वो हमारे साथ बुरा सलूक करते थे, उन्होंने बस औरतों से ज्यादती की और लोगों को कत्ल किया। मगर आज से कुछ दिन पहले ही कैथरीन नामी औरत और उसके साथी बगावत पर उतर आए और उन्होंने पेड्रा का खात्मा कर दिया। मिलर हेनरी से पूछता है कि तुम पेड्रा से नहीं हो ना? तो हेनरी जवाब में कहता है कि नहीं, उससे भी बुरा, मैं पेड्रा का खबरी हुआ करता था। ये सुनते ही मिलर कहता है कि मैं गद्दारों से सौदा नहीं करता। मगर हेनरी कहता है कि तुम्हारे पास अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तुम मेरे मदद के बिना यहाँ से नहीं निकल सकते। मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी जरूरत है। मैंने देखा तूने कैसे कैथरीन के 2 आदमियों को मार डाला। अगर रास्ते में कोई खतरा आता है तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इस बीच एली और छोटे सैम की दोस्ती भी हो जाती है। हेनरी मिलर को यहाँ से निकलने का प्लान बताता है। उसका प्लान ये था कि सतह से तो हम नहीं निकल सकते क्योंकि हर जगह पहरा है, पर मैं अंडरग्राउंड टनल सिस्टम के बारे में जानता हूँ। ये पूरे शहर में नहीं है, बस कुछ ऐसी जगहों पर है जहाँ से शहर का वेस्ट बाहर जाता। मिलर पूछता है कि अगर तुम्हें टनल्स का रास्ता मालूम है तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत? तो हेनरी बताता है कि असल में वहाँ एक खतरा है, मतलब हो सकता है जैसे कि पूरी दुनिया में इन्फेक्टेड है तो ऐसे ही कैंसर शहर में भी थे, मगर पेड्रा ने उन्हें मारने के बजाय टनल्स में बंद कर दिया। मुझे ये खबर मिली थी कि वहाँ नीचे अब कुछ नहीं है, वहाँ जितने भी इन्फेक्टेड थे वो या तो कहीं चले गए हैं या खत्म हो गए हैं। वो जगह बिल्कुल खाली है और इसके बारे में खुद कैथरीन भी नहीं जानती, बल्कि उसे यही लगता है कि टनल्स अब भी भरे पड़े हैं इन्फेक्टेड लोगों से। ये सब मुझे एक पेड्रा के सैनिक ने बताया था, वो भी 3 साल पहले। जोल को उस पर भरोसा नहीं था, मगर अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो एली और जोल यहाँ हेनरी से हाथ मिलाते हैं। ये समय बर्बाद नहीं करते और अपने मैप के हिसाब से एक इमारत में चले जाते हैं जहाँ से ये उस टनल सिस्टम में घुस गए। हेनरी को भरोसा था कि यहाँ कोई नहीं हो सकता, मतलब इन्फेक्टेड, जो कि सच था। नीचे जाने पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता और थोड़ा और आगे जाने पर एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ शायद किसी समय में सर्वाइवर्स थे और उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक नर्सरी भी बनाई थी। वहाँ बच्चों का काफी कुछ था, इसलिए एली मिलर से कहती है कि हमें यहाँ थोड़ा आराम करना चाहिए। वो मान जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एली और सैम के बीच एक बॉन्ड बनने लगा। सैम भी एली के साथ खुश था। उसे हंसता हुआ देखकर हेनरी मिलर से कहता है कि मैंने अरसे बाद सैम को हंसते हुए देखा है। यहाँ हेनरी अपनी असली कहानी बताता है कि वो पेड्रा का खबरी क्यों बना। वो कहता है कि माइकल नाम एक आदमी था, वो बहुत अच्छा इंसान था, ऐसा इंसान जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। सैम को ल्यूकीमिया है, पहले तो हमें किसी तरह उसके मेडिसिन मिल जाते थे, मगर फिर एक ऐसा समय आया जहां हमें उसके मेडिसिन नहीं मिल रहे थे। माइकल ने मेरी काफी मदद की। मेडिसिन पेड्रा वालों के पास होती, मगर बदले में उन्हें मुझसे भी कुछ चाहिए होता, इसलिए मैं बागियों की खबर उन्हें देता। मैंने जो भी किया अपने भाई को बचाने के लिए और इसी से मैं बुरा बन गया। कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद जो सभी से कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा। ये अपना सफर जारी रखते हैं। दूसरी तरफ हमें कैथरीन दिखाई जाती है जो अपने बचपन के रूम में खड़ी थी और अपने बचपन को याद कर रही थी। इतने में पेरी आता है जो कैथरीन को खबर देता है कि अभी तक हमें हेनरी नहीं मिला, ना ही वो आदमी जिसने हमारे 2 लोगों को मारा। यहाँ पर कैथरीन अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। वो बताती है कि मुझ में और माइकल में जमीन आसमान का फर्क था। वो बहुत अच्छा था, लोगों को माफ करता था, उनकी मदद करता था, अच्छे काम करता था, मगर मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उसे मारने से पहले मेरी उससे बात हुई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं हेनरी को माफ कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, सबको सजा मिलने वाली है। पेरी उसे कहता है कि माइकल भी अच्छा इंसान था, मगर तुमने जो किया वो कोई और नहीं कर सका। तुमने हमें आजादी दिलाई और हम तुम्हारे साथ हैं मरते दम तक। अब रात हो चुकी थी। मिलर, एली, हेनरी और सैम सही सलामत टनल से निकल आए, मगर जैसे ही वो इस शहर की सीमा से निकलने वाले थे उन पर एक स्नाइपर का हमला होता है। मिलर सभी को एक गाड़ी के पीछे छुपने का कहता है और खुद किसी तरह उस इमारत में चला जाता है जहाँ से गोलियां चल रही थी। वहाँ पहुंचकर मिलर देखता है कि ये एक बुजुर्ग इंसान है। मिलर उसे चेतावनी देता है कि बंदूक नीचे रखो, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, तुम्हें बस 1 घंटा यहाँ रहना होगा जब तक हम चले ना जाए। मगर वो नहीं मानता और मिलर मजबूरन उसे शूट कर देता है। मगर उस आदमी ने पहले से ही कैथरीन को रेडियो पर खबर कर दी थी। जब तक मिलर एली और हेनरी को बता पाता, कैथरीन अपने साथियों के साथ गाड़ियों में वहाँ पहुँच गई। एक गाड़ी एली को कुचलने वाली थी, मगर मिलर स्नाइपर गन की मदद से ड्राइवर को शूट कर देता है। गाड़ी एक घर से टकरा जाती है। हेनरी एली और सैम को लेकर चुप जाता है, मगर कैथरीन पूरी फौज लाई थी। वो तेज आवाज में कहती है कि हेनरी बाहर आ जाओ, तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। हेनरी कहता है कि ठीक है, मगर तुम बच्चों को जाने दोगी। कैथरीन कहती है कि नहीं, उन्हें भी मरना होगा, मैं किसी को माफ नहीं कर सकती, और उस आदमी को भी जिसने हमारे 2 लोगों को मार डाला। हेनरी बाहर आता है और कैथरीन से रिक्वेस्ट करता है कि बच्चों को जाने दो, मगर कैथरीन नहीं मान रही थी। जैसे ही वो अपनी गन लेती है हेनरी को शूट करने वाली थी, अचानक से जमीन हिलने लगी। तभी वो ट्रक जमीन में धंस जाता है
जिसमें अभी अभी धमाका हुआ था और देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में इन्फेक्टेड इन पर हमला कर देते हैं। ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब कैथरीन के लोग हेनरी, मिलर और एली को छोड़कर इन्फेक्टेड से अपनी जान बचाने लगे, मगर ये इन्फेक्टेड काफी तेज थे और शक्तिशाली भी, क्योंकि ये बहुत समय से जमीन के अंदर रह रहे थे और भूख ने इन्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। मौका समझकर हेनरी सैम और एली को लेकर भागने लगा, मगर इन्फेक्टेड इतने ज्यादा थे कि ये लोग निकल ही नहीं पाते। एली अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में छुप जाती है। इस बीच जो भी इन्फेक्टेड एली पर हमला करने की कोशिश करता, मिलर स्नाइपर गन लिए उसे कवर दे रहा था, मगर उसी गाड़ी में एक छोटी क्लिकर बच्ची पहुंच जाती है। एली डर गई और तुरंत ही वो वहां से निकल आती है। हेनरी और सैम एक गाड़ी के नीचे छुपे खुद को इन्फेक्टेड से बचा रहे थे, क्योंकि उनमें से दो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एली के पास मौका था कि वो भाग जाए, मगर वो अपना नाइफ लेती है और उन दोनों की मदद करती है। हेनरी और सैम को इन्फेक्टेड से बचाने के बाद ये लोग इस मैदान जंग से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। मिलर भी उस इमारत से निकल चुका था और इनकी मदद के लिए पहुंच गया था, मगर जैसे ही ये निकलने वाले थे, बदले की आग में जल रही कैथरीन गन लिए इन्हें रोक लेती है। मगर वो थोड़ा सोचती है और इतना समय था नहीं। वही क्लिकर बच्ची जिसने कुछ देर पहले एली पर हमला किया था, वो कैथरीन पर अचानक से हमला कर देती है। इन्हीं इन्फेक्टेड में से एक, जिसे फंगल पैरासाइट ने एक विशाल मॉन्स्टर में बदल दिया होता है और उसे कहानी में ब्लॉटर कहते हैं, वो भी उसी गड्ढे से निकल आता है, जो पेरी को तो चंद लम्हों में ही खत्म कर देता है। और इस ब्लॉटर पर गोली का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि फंगस ने इसके शरीर पर एक शील्ड बनाई होती है। कैथरीन भी गई, पेरी भी और उसके काफी लोग भी। कैंसस शहर अब सुरक्षित नहीं था। मिलर, एली और हेनरी इस जगह से निकल जाते हैं और रात एक मोटेल में बिताते हैं। अब रात को मिलर हेनरी से अपने मकसद के बारे में बताता है। हेनरी को लगा शायद एली उसकी बेटी है, मगर मिलर उसे बताता है कि असल में मैं वायोमिंग अपने भाई के तलाश में जा रहा हूँ। शायद हेनरी भी अब उसके साथ जाने वाला था। दूसरे रूम में सैम और एली थे। वो एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। सैम एली से पूछता है कि तुम्हें डर लगता है, तो एली बताती है कि मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। सैम रिवील करता है कि उस हादसे में मुझे एक इन्फेक्टेड ने काट लिया है, मगर ये बात अभी तक उसने अपने भाई को नहीं बताई थी। एली ये देखती है तो उसे फिक्र होने लगी, क्योंकि उसकी सैम के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सैम को हौसला देने के लिए एली अपना हाथ दिखाती है कि उसे भी 2 बार काट लिया गया है, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। शायद उसके खून में कोई बात है, इसलिए सैम को बचाने के लिए वो अपना खून उसके जख्म पर लगाती है, इस उम्मीद में कि शायद उसके खून की वजह से वो भी बीमार ना हो। सुबह एली की आंख खुलती है तो सैम एक जगह बैठा हुआ था। एली को लगा शायद वो ठीक है, मगर असल में वो इन्फेक्टेड था। वो अचानक से एली पर हमला कर देता है। ये आवाजें सुनकर मिलर और हेनरी रूम में आते हैं। देखते हैं कि अब सैम भी बीमार है। हेनरी के पास गन थी। वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो मिलर को रोकता है, मगर ये देखकर कि एली की जान खतरे में है, इसलिए वो हड़बड़ी में सैम को शूट कर देता है और उसे शूट करते ही हेनरी पागल हो गया। वो खुद से बार बार कह रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मिलर उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर हेनरी अपना ही किस्सा खत्म कर देता है। और ये सब एली के लिए दिल दहला देने वाला मंजर था, क्योंकि अभी अभी तो उसे कोई दोस्त मिला था। खैर क्या कर सकते हैं। बाद में मिलर और एली इन दोनों की लाश दफना देते हैं। एली सैम के कब्र पर सॉरी का एक नोट छोड़ देती है, क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाई। वैसे भी सैम का बचना नामुमकिन था, और एली इंसानों की आखिरी उम्मीद है या नहीं, ये तो अंत में पता चलेगा। ये दोनों अपने आगे के सब